नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का 11वां लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम प्राकृतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। इस प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने वाले हैं। साथियों, पिछली लेक्चर में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना कि इसे प्रायद्वीपीय पठार क्यों क्यों कहते हैं, इसे हम लोग जाने हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जितने भी भूखंड जो संरचना है उसके बारे में हम लोग देखे हैं, है ना। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, कल के वीडियो में हम लोग जितने भी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पर्वत पहाड़ी पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार साथ अध्ययन किए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पठार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि कहाँ पर इसको पठार मिलता है। साथियों, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठारों को पठारों का पठार क्यों कहा जाता है, आज इस वीडियो में जानेंगे कि पठारों का पठार क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके अंतर्गत बहुत सारे पठार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो फिर और कहाँ पे हम लोग पढ़े उसे हम लोग देखते हैं। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है जी, हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, प्रमुख श्रेणी है उसके बारे में अध्ययन किए हैं, जिसमें से हम लोग ये वाला यहाँ पे हम लोग देखे हैं अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और पर्वत श्रेणी को देखे हैं जी। ये पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है विंध्यन पर्वत श्रेणी। कौन सा है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। इसके जस्ट नीचे में, इसके जस्ट नीचे में एक और हम लोग पर्वत श्रेणी को पढ़े हैं, जिसका क्या नाम है जी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और यहीं पर छोटा नागपुर के पठार में जस्ट स्थित है, वो कौन सा है? राजमहल की पहाड़ी। ये कहाँ पे है? ये है यहाँ पास। ठीक है, झारखंड इलाके में। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? उसके बाद हम लोग यहाँ पे पश्चिमी घाट को पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पश्चिमी घाट को पढ़े हैं। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी पढ़े हैं यहाँ पास। ये पूर्वी घाट को पढ़े हैं। और जहां पास दोनों आकर मिल रही हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी के जस्ट नीचे में दक्षिण में सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है उसे हम लोग पढ़े इलायची की पहाड़ी। क्या पढ़े हैं? ये है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी। ये कौन सा है? ये है नीलगिरी की पहाड़ी। ये कौन सा पहाड़ी है? ये है पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये कौन सा है? ये है पूर्वी घाट। ये कौन सा पर्वत है जी? तो ये है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा है? तो ये है कौन सा? विंध्यन पर्वत। कौन सा है? विंध्यन। विंध्यन पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? तो ये है अरावली। अरावली पर्वत। और ये कौन सा है? तो ये है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, इतने को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पढ़े हैं। इसके साथ साथ और भी जो छोटा छोटा पर्वत है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन किए हैं। ठीक है, जैसे कि सतमला, अजंता, ये पहाड़ी, गरजात पहाड़ी यहाँ पास हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे हम लोग पहाड़ी के अंतर्गत देखे हैं। अगर कल के वीडियो में आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आज का वीडियो भी एकदम क्लियर होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से ही हम लोग क्या करेंगे, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है? पहाड़ी पढ़ा है। तो पठार को भी कैसे पढ़ना है जी? तो पहले पहाड़ी को पढ़ना है, उसके बाद पहाड़ को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को पूछ देगा कि अगर पठार पूछ रहे हैं तो किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये कौन सा पर्वत है? ये अरावली पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? विंध्यन पर्वत है। तो इन दोनों पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन कौन सा पठार पाया जाएगा, ये प्रश्न पूछ लेगा। अगर चलिए ठीक है, यहाँ पे कौन सा पठार है इसे हम लोग देखें तो यहाँ पे है मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार। यहाँ पे क्या है? मालवा का पठार है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर में बगल में ही है यहाँ पास। ये यहाँ पास क्या है? यहाँ पास है, यहाँ पास क्या है? बघेलखंड का पठार। ये क्या है? बुंदेलखंड का पठार। ये है बुंदेलखंड का पठार। ये है, और यहाँ पे है बघेलखंड का पठार। कहाँ पे? यहाँ पे बघेलखंड का पठार है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा
ये मालवा का पठार है। इसके अलावा यहाँ पास भी एक और पठार है, मेवाड़ का पठार। क्या है? मेवाड़ का पठार है। ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार तो यहाँ पास है। कहाँ पास है जी? यहाँ पास है। इसका विस्तार 90% झारखंड में है, झारखंड राज्य में है, लेकिन कुछ भाग यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, कुछ भाग यहाँ पे उड़ीसा को भी, पश्चिम बंगाल को भी और बिहार को भी कुछ भाग देखना पड़ेगा, है ना, वहां भी इसका विस्तार है। ठीक, ये है। और इसके अलावा यहाँ पास है मेघालय में मेघालय का पठार। क्या है? मेघालय में मेघालय का पठार है। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पास कहाँ पास? यहाँ पास स्थित है कौन सा? दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, बस्तर संभाग में है। सिर्फ बस्तर बस में नहीं है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बस में नहीं है इसका विस्तार, तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी बस्तर का पठार का है जी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दंडकारण्य का पठार। ठीक, इतना आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, और नीचे में क्या है जी? नीचे में है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार तो ये हो गया। इसके बगल में और कौन सा है? तो इसके बगल में है यहाँ पास तेलंगाना का पठार। लेकिन ये जो तेलंगाना का पठार हम लोग अभी जब देखेंगे, तो ये तेलंगाना का पठार है, तो तेलंगाना के पठार से पहले ये कौन सा? ये तेलंगाना का पठार है। यहाँ पे क्या है? तेलंगाना का पठार है। और इस तेलंगाना का पठार किसका भाग है जी? दक्कन ट्रेप का। किसका? दक्कन ट्रेप का। मतलब कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे दक्कन ट्रैप है। कहाँ पे? यहाँ पे दक्कन ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पे दक्कन ट्रैप का पठार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे है कर्नाटक का पठार। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये जो दक्कन है, ये जो दक्कन का पठार है, क्या है? दक्कन का पठार ये 3 पठारों से मिलकर बना हुआ है। कितने पठार से? ये जो 3 पठार है इससे मिलकर बना है, जिसमें से ये कौन सा है? दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। और ये है कौन सा? ये है तेलंगाना का पठार। ये कौन सा है? तो ये है कर्नाटक का पठार। ठीक, तो आपको इतने सारे पठारों को याद रखना है जी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतने सारे पठार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके के साथ पढ़ने वाले हैं। अब इसमें किस प्रकार का प्रश्न बनता है पठारों से? तो पठारों से सबसे पहले तो यही बनेगा कि ये जो विंध्यान पर्वत है और अरावली पर्वत है, इन दोनों के मध्य में कौन सा पर्वत, कौन सा पठार स्थित है, ये पूछेगा। तो कौन सा पठार स्थित है जी? ये कौन सा वाला पठार है? ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार। ठीक है, और ये कौन सा है? ये है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा पठार है? तो ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये कौन सा है? ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। ये जो मेघालय का पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। उसके बाद ये देखें, तो ये कौन सा है? तो ये है दंडकारण्य का पठार। ये कौन सा है? ये है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और ये कौन सा पठार है? ये वाला जो एरिया है, ये दक्कन ट्रैप है। क्या है? दक्कन ट्रैप है। क्योंकि ये जो दक्कन का पठार है, इसकी 3 भाग है, जिसमें से ये पहला होगा कौन सा? दक्कन ट्रैप। कौन सा होगा? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। ये कौन सा है? ये इसी का ही भाग है जी। ये इसी का ही भाग है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है तेलंगाना का पठार। क्या नाम है? तेलंगाना। तेलंगाना का पठार। ठीक है, और ये कौन सा है? ये कर्नाटक में है, इस वजह से कर्नाटक का पठार है। ये कौन सा? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया कि कहां पास कौन सा पठार है। अगर अगर यहाँ पे अगर मैप में अगर क्लियर कर लिए, मैप में अगर क्लियर कर लिए, तो 90% पठारों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से 2 श्रेणी के मध्य में कौन सा है, ऐसा प्रश्न बहुत पूछता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या पूछेगा? कहाँ पास कौन सा राज्य में स्थित है, इसका विस्तार कहाँ पे है, उससे प्रश्न पूछेगा। तीसरा क्या पूछेगा? तीसरा प्रश्न यह पूछेगा कि यह मालवा का पठार से अगर प्रश्न पूछेगा, तो ये बघेलखंड का, ये बघेलखंड का किस ओर है, बुंदेलखंड का किस ओर है, ये दिशा से प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये जैसा कि यहाँ पे है, कौन सा है? ये जो दिख रहा है, ये कौन सा है? बघेलखंड का पठार है। तो बघेलखंड का पठार छोटी नागपुर के पठार के किस ओर है, ये ऐसा प्रश्न बनेगा भाई। ये ऐसा प्रश्न बना बुनाया है, इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूं मैं।
बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग देखें कौन सा, एक एक कर इन सभी पठारों के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा है, ये है मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार है। ठीक है, ये देखिए जी, ये जो मालवा का पठार है यह कहाँ पास स्थित है, इसको पहले बताइए। ये जो मालवा का पठार है, क्या है, ये जो मालवा का पठार है ये कहाँ पास स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। चित्र में आपको देखने को मिल रहा है जी। ठीक, ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और क्या पूछेगा, इसके दक्षिण में कौन सा स्थल है, कौन सी संरचना बनती है, ऐसा पूछेगा। तो मालवा के पठार के जस्ट नीचे में दक्षिण में कौन सा है जी, ये है विंध्यान पर्वत। उसके उत्तर में कौन सा है, तो फिर उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में यहाँ पास देखें तो यहाँ पे है ग्वालियर की पहाड़ी। क्या है, ग्वालियर की पहाड़ी है। अगर वही देखे पूर्व में देखे, ये मालवा का पठार है तो इसके पूर्व में कौन सा होगा, पूर्व में कौन सा होगा, ये वाला एरिया है। ये क्या है, ये है, ये जो अगर दिशा देखें तो ये कौन सा है, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, ये है दक्षिण और ये है उत्तर। तो ये जो मालवा का पठार है इसके पूर्व में कौन सा होगा, बघेलखंड का पठार। पश्चिम में कौन सा होगा, तो ये है मेवाड़ का पठार। क्या है, मेवाड़ का पठार। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछेगा, ये जो मालवा का पठार है, ये जो मालवा का पठार है यह बेसाल्ट युक्त चट्टानों से बना है, उनके अपक्षरण से बना है। क्या बना है, अपक्षरण से बना है। ठीक है, उस अपक्षरण के बनने के कारण, अपरदन के बनने के कारण ये क्या हो गया है जी, ये काली मिट्टी हो गई। यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, तो काली मिट्टी का विकास हुआ है, तो काली मिट्टी यहाँ पे हुआ है, तो काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल किसकी उगाई जाती है, कृषि किसकी की जाती है, तो फिर कपास की जाती है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, कपास की खेती अधिक होगा। क्या होगा, कपास की खेती अधिक होगा। ठीक है, और यही देखे तो यहाँ से प्रमुख नदी की अगर बात की जाए तो प्रमुख नदी कहाँ गुजरती, क्या है, कौन सी नदी गुजरती है जी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ये क्या है, इस यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये तो मैं मालवा के पठार से रिलेटेड बताया हूँ, लेकिन ये सब ये अभी जो बताया हूँ वो सभी पठारों के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी पठारों को हम इसी प्रकार से ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मालवा का पठार। क्या देखते हैं, मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या है, मालवा का पठार। इसका विस्तार कहाँ पास है, पहले तो यही कि इसका विस्तार कहाँ पास है जी, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, एमपी में है, मुख्यतः एमपी में ही है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसका जो निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो ये जो बेसाल्ट चट्टान है, तो बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, मिट्टी। अगर मिट्टी को देखें तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान है यहाँ पे। ठीक है, तो काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल उगाई किस की जाती है जी, अगर कृषि देखे तो कृषि किसकी होगी फिर, ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी में किसकी कृषि होती है, कपास की। किसकी होती है, कपास की कृषि अधिक होती है। ठीक, ये आपको पता चल गया। अगर इसके विस्तार को देखें तो इसका विस्तार भी आप लोगों को पता चल गया है। मतलब कहने का मतलब है ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार वहां पे आप लोगों को बता दिया हूं। ये कहाँ पे अवस्थिति है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, इतना आपको पता चल गया। चलिए बता ही देता हूं। अगर पूर्व में देखें तो इसका पूर्व में कौन सा विस्तार होगा जी, तो पूर्व में होगा बुंदेलखंड। कौन सा होगा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक, दक्षिण में देखें तो दक्षिण में कौन सा होगा, तो दक्षिण में होगा विंध्यन पर्वत। कौन सा होगा, विंध्यन पर्वत। ठीक, वही पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में कौन सा होगा, तो पश्चिम में होगा मेवाड़ का पठार। कौन सा होगा, मेवाड़, मेवाड़ का पठार। वही उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में कौन सा होगा जी, तो उत्तर में होगा ग्वालियर की पहाड़ी। कौन सा होगा, ग्वालियर, ग्वालियर।
ग्वालियर की पहाड़ी, ग्वालियर की पहाड़ी है, ठीक है। तो इसका विस्तार ये है, अब स्थिति कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये क्या है, ये है मालवा का पठार। हाँ, एक और याद कर लीजिएगा, नदी, इसकी जो प्रमुख नदी है, ये मालवा के पठार के क्षेत्र के प्रमुख नदी की बात की जाए तो चंबल नदी, कौन सा है, चंबल नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ये है, ठीक है। चंबल, नर्मदा, ताप्ती, ये है इनकी प्रमुख नदियां, ठीक है। ताप्ती भी लिख लीजिएगा, ताप्ती, ठीक, ये है इनकी प्रमुख नदी, ठीक। अगला पठार की बात की जाए तो अगला पठार कौन सा होगा जी, तो अगला पठार हम लोग देखते हैं यहाँ पास, ये अगला पठार, चलो ठीक है, हम दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं, एक में ही सब। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है मालवा का पठार, कौन सा है, मालवा का पठार है भाई, ठीक। और यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार, कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पठार है, यहाँ पे पठार है बघेलखंड का पठार, कौन सा, बघेलखंड का पठार है, ठीक, इतना आपको पता चल गया। और यहाँ पे कौन सा पठार है, तो यहाँ पे है एक पठार जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेघालय का पठार, क्या नाम है, मेघालय का पठार, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ये एक पठार है, इसका नाम है दंडकारण्य का पठार, क्या नाम है, दंडकारण्य का पठार, ठीक। वही बात की जाए दक्कन के पठार के अंतर्गत, तो दक्कन के पठार के अंतर्गत ये एक और पठार हो जाएगा, तीन पठार इसके मध्य अंतर्गत आते हैं, जिसमें से ये कौन सा है, दक्कन ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे है कर्नाटक का पठार, और यहाँ पे है, नहीं ये तेलंगाना का है, और ये नीचे में है, ये कौन सा है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक का पठार, ठीक है। इतना आपको पता चल गया, तो इतने सारे हम लोगों को पठारों को याद रखना है, जिसमें से ये अगर देखें तो ये कौन सा है, मालवा का पठार, कौन सा है, मालवा का पठार, ठीक। ये कौन सा पठार है भाई, तो ये है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा पठार है भाई, तो ये है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक। ये कौन सा पठार है, तो ये है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ठीक। ये कौन सा पठार है, तो ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, ये हो गया। और ये कौन सा पठार है भाई, तो ये है दंडकारण्य का पठार, दंड दंडकारण्य, कारण्य का पठार, ठीक है। और ये कौन सा पठार है, तो ये है दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ठीक, ये हो गया। और ये कौन सा है भाई, तो ये है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, ठीक। और ये कौन सा पठार है, तो ये है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक, इतना आपको पता चल गया, कौन सा पठार कहाँ पास स्थित है, ये आपको पता चल गया। अब हम अगला बात करेंगे कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, ठीक। तो बुंदेलखंड के पठार की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है, तो यहाँ पे है ग्वालियर की पहाड़ी, कौन सा है, ग्वालियर की पहाड़ी, ठीक है, कौन सा है, ग्वालियर की पहाड़ी। नीचे में कौन सा है, नीचे में है विंध्य पर्वत, कौन सा है, विंध्य पर्वत है, ठीक है। अगर इसकी स्थिति की अगर बात करूं तो इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे है यूपी, तो यूपी में भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे है एमपी, तो एमपी में भी देखने को मिलेगा। तो इसकी स्थिति दो जगहों में, दो राज्यों में देखने को मिलेगा, कौन कौन सा है जी, एक तो है मध्य प्रदेश, दूसरा है यूपी, ठीक है। अगर इसकी विस्तार की बात की जाए तो इसकी विस्तार के उत्तर में कौन सा होगा, ग्वालियर की पहाड़ी से लेकर दक्षिण में कहां तक, विंध्यन की पहाड़ी तक इनका क्या देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड, ठीक। सबसे पहले हम इसके बात किए हैं क्या, विस्तार की, क्या किए हैं, विस्तार की। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक हम लोग देखें, ग्वालियर के पठार से, कहां से, ग्वालियर, ग्वालियर के पहाड़ी से, पहाड़ी से
विंध्यन, विंध्यन श्रेणी के मध्य में, श्रेणी के मध्य तक इनका क्या है, विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, वही अगर बात की जाए दूसरा कौन सा, स्थिति की, कि ये कहाँ पे स्थिति स्थित है, तो इस स्थिति में सबसे पहला आएगा एमपी, दूसरा आएगा यूपी। दोनों राज्यों में इनका क्या है, स्थिति देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों राज्यों में। तो ये यहीं तक से हम लोग देखे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या, अगला देखते हैं हम लोग बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार को हम लोग देखते हैं, ये कहाँ पास है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार की बात की जाए तो यहाँ पास है बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो बघेलखंड का पठार पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक में था। छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय ये क्या थे, मध्य प्रदेश का ही हिस्सा थे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। जिसमें से कर देखे तो ये क्या है, विभाजन अगर हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ है, तो ये भी दो भागों में टूट गया है। कितने भागों, दो भागों में टूट गया है, जिसमें से ये कौन सा है, पूर्वी वाला भाग है। इस वजह से पूर्वी वाला भाग छत्तीसगढ़ में है। कौन सा है, ये पूर्वी वाला भाग छत्तीसगढ़ में है, और ये जो पश्चिमी भाग है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में होने की वजह से छत्तीसगढ़ में जो पठार है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्यों बोलते हैं, आपको पता चल गया, पूर्वी हिस्सा है, विभाजन से प्राप्त हुआ है, इस वजह से हम लोग पूर्वी वाले भाग को पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित एक पठार है जिसका नाम क्या है, बघेलखंड का पठार। ठीक, इतना आपको पता चल गया, यहाँ पे पूर्व में स्थित है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये क्या है, ये जितने भी पठार आपको देखने को मिलेगा, ये पूर्वी भाग, ये नर्मदा नदी के नीचे, नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित है, जो पठार देखने को मिलेगा वो केंद्रीय उच्च भूमि होगा, और ये यहाँ दक्षिण में देखने को मिलेगा ये मध्य केंद्रीय उच्च भूमि है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। यहाँ पे पूर्व में स्थित है, इस वजह से पूर्वी उच्च भूमि आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। तो अगला हम लोग देखेंगे कौन सा, यहाँ पे हम लोग देख लिए छोटा नागपुर का पठार देखने वाले हैं। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, तो छोटा नागपुर के पठार की बात करूं तो मुख्यतः 90% यह झारखंड राज्य में स्थित है। 90% कहां पे, झारखंड राज्य में है। लेकिन इसके अलावा हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बिहार में देखने को मिलेगा, दक्षिणी बिहार हिस्सा। ठीक है, वही बात की जाए उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। वही बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हम लोग देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलेगा जी। क्यों छोटा नागपुर का पठार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक नदी बहती है बीचों बीच, बीचों बीच मध्य से गुजरती है, सेंट्रल से गुजरती है। ठीक है, जिसका क्या नाम है जी, इसका नाम है दामोदर नदी। क्या नदी, दामोदर नदी। ठीक, इसको हम लोग चलिए आगे अगले पेज में देखते हैं। कौन सा देखने वाले हैं हम लोग, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर की पठार की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहाँ पे है, मुख्यतः झारखंड में है। कहाँ पे है, मुख्यतः इसका विस्तार की अगर बात की जाए विस्तार की, तो विस्तार इसका है झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में है इसका विस्तार। इसके अलावा हमें और भी तीन चार राज्य हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन 90% हिस्सा कहाँ पे स्थित है, झारखंड में हिस्सा स्थित हैगा। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार का। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। अब अगर इसकी विस्तार की अगर बात की जाए तो हम लोग देख चुके। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इसको बीचों बीच मध्य में सेंट्रल से एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी। क्या नाम, दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक, ये दामोदर नदी है। तो छोटे नागपुर के पठार को दो हिस्सा में कौन बांट रहा है जी, दामोदर नदी बांट रहा है। प्रश्न आया हुआ है। ठीक,
छोटे नागपुर का पठार को दो हिस्सों में बांटने वाला कौन सा नदी है? ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, जिसका नाम कौन सा है? दामोदर नदी। जिसमें से उत्तरी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हजारीबाग का पठार। क्या बोलते हैं? हजारीबाग का पठार बोलते हैं यहाँ को, हजारीबाग का पठार बोलते हैं। ठीक, वही बात की जाए ये वाले, वही बात की जाए दक्षिण की, तो दक्षिण के अंतर्गत जो पठार रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा रांची का पठार। क्या नाम? रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक, ये तो दो बरोबर भागों में बांट रही है नदी, उसका नाम है दामोदर नदी। छोटे नागपुर के पठार को दो हिस्सों में बांट दिए, जिसमें से उत्तरी वाले हिस्से को हम लोग हजारीबाग का पठार कहते हैं और दक्षिणी हिस्से को रांची का पठार कहते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनको ही संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? इनको ही हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और है राज, क्या है? पहाड़ तो पढ़ाया हूं ना, राजमहल की पहाड़ी। क्या नाम है? राजमहल की, राजमहल की पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है, क्या है? ये जो राजमहल की पहाड़ी है और ये जो हजारीबाग है और ये जो रांची का पठार है, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? इन तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर जो बनता है संरचना, उसको ही हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। ठीक है, क्यों क्यों ये एकदम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयले का भंडारण सर्वाधिक है। क्या है? दामोदर नदी जो बेसिन है, ये जो दामोदर नदी बेसिन है, यहाँ पे कोयले का भंडारण हमें सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? इस वजह से हमें यहाँ पे भारत का ऋण प्रदेश कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से। ठीक है, यही अगर बात की जाए और अगला प्रश्न हो क्या पूछ सकते हैं, तो हजारीबाग का पठार है। क्या है? हजारीबाग का पठार है। तो यहाँ पे एक चोटी देखने को मिलेगा हजारीबाग के पठार के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है? पारसनाथ हिल। क्या नाम है? पारसनाथ, पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल, पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक, और रांची के पठार के अंतर्गत बात की जाए तो इसके अंतर्गत भी एक नदी बहती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, रेखा नदी ये बहती है कहां पे? रांची के पठार में। ठीक है, और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, यह छोटे नागपुर के पठार का दूसरा सबसे बड़ी नदी है जी। ठीक, ठीक, यही आपको देखने को मिलेगा। और हुंडरू जलप्रपात भी यहीं पास बनता है। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया। तो ये इतने आपको क्या याद रखना है? छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत याद रखना है। एक अगला पठार की बात करें तो फिर अगला पठार कौन सा है? अगला पठार हम लोग देख लेते हैं भाई, अगला पठार कौन सा है। तो अगला पठार ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया। ये है दंडकारण्य का पठार। कौन सा है? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार हम लोग देखते हैं भाई, क्या देखेंगे? दंडकारण्य का पठार। ठीक, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार कहां पे है? बता चुका हूं। कहां कहां पे है? उड़ीसा पे भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी। क्यों? क्योंकि इनका विस्तार बहुत ही गोल अंडाकार में फैला हुआ है जी। ठीक, ये हो गया। तो इसका विस्तार की अगर बात की जाए, विस्तार के, तो इसका विस्तार हमें कहां कहां पे देखने को मिलेगा? मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में। कहां पे? मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा महाराष्ट्र, कहां पे? महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। उसके अलावा तेलंगाना, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उसके अलावा उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। और इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं कि यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। कौन से? दंडकारण्य का पठार
भारत के मध्य भाग में है, भारत के मध्य मध्य भाग में स्थित है, स्थित है। ठीक, इतना आपको पता चल गया भाई। ये दंडकारण्य पठार के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ है। क्या है? उबड़ खाबड़ है, अनउपजाऊ क्षेत्र है, इसमें कृषि उतना ज्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन खनिजों की दृष्टि से, खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यही क्षेत्र है, बस्तर वाले क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाका है, बस्तर क्षेत्र है जो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। उसमें टीन प्राप्त होता है, खनिज टीन। क्या? टीन खनिज प्राप्त हमें देखने को मिलता है, टीन, टीन धातु। ठीक, जो कि एकमात्र उत्पादन वाला क्षेत्र है टीन का। ठीक, यहाँ जो स्थित है, कहा, यहाँ का जो आयरन है, लोहा है, उसे कहाँ लिया जाता है जी? जापान निर्यात किया जाता है यहीं से। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और ये जो दंडकारण्य का पठार है, ये क्या है? कुछ इस प्रकार का क्या है, छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर एरिया कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, लेकिन इनका जो विस्तार देखने को मिलेगा दंडकारण्य पठार का, यहाँ भी देखने को मिलेगा, ये नीचे में भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उड़ीसा है, तो यहाँ से उड़ीसा से एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है? इंद्रावती नदी। क्या नाम है? इंद्रावती नदी। तो दंडकारण्य के पठार के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? इंद्रावती नदी। और यहाँ से गोदावरी नदी भी आती है। ठीक है, यहाँ से गोदावरी नदी भी जाती है। तो इनका क्या है? प्रमुख नदी है, बड़ी नदी है, सहायक नदियों में से गोदावरी नदी में की जो सहायक नदी है उनमें से सबसे बड़ी नदी है इंद्रावती नदी। कौन सा है? इंद्रावती नदी। ठीक, तो इसको याद रखना है, ये क्या है? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है। ठीक, ये हो गया, इतना आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? मेघालय का पठार। कौन सा? मेघालय का पठार देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। मेघालय की पठार की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति से पहले बात करता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं, ये जो एरिया देखते हैं, कौन सा एरिया? ये जो एरिया देखते हैं, यहाँ पे मेघालय का पठार है। कहाँ पे है? मेघालय का पठार यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये यहाँ से ऐसे आ रही है, इस नदी का नाम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से एक नदी जाकर मिल रही है, उसका क्या नाम है? गंगा नदी। और ये दोनों नदियों के बीच में ये जो क्या है? संगम स्थल है, यहाँ पे क्या है? मालदा गैप है। क्या है? मालदा गैप है। क्यों मालदा गैप है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पास है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मेघालय का पठार। ठीक है, और यहीं पास एक पहाड़ी पड़े हैं। कौन सा पहाड़ी पड़े हैं जी? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। एक बात याद रखिएगा, ये जो राजमहल की पहाड़ी है, इसका ही विस्तार है कौन सा? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। किसका भाग है जी? ये राजमहल पहाड़ी का ही भाग है। क्यों? ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को अगर हटा दे और खोद कर दिखाएं तो यहाँ पास एक श्रेणी देखने को मिलेगा जो कि राजमहल पहाड़ी की ही श्रेणी है, जो कि मिल रहा है किसमें? ये मेघालय के पठार में। ठीक है, तो इन्हीं का ही हिस्सा है, इस वजह से हम मेघालय के पठार को ये पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत नहीं लेते, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत लेते हैं। ठीक, इसका रीजन यही है। और ये राजमहल की पहाड़ी है, इसका ही विस्तार है, इस वजह से इस गैप को, क्या गैप? गारो गैप को राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। ये गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं? गारो गैप, गारो गैप कहते हैं, गैप कहते हैं। लेकिन इसका ही अन्य नाम कौन सा है? राजमहल पहाड़ी का ही गैप है, इस वजह से राजमहल, राजमहल गारो गैप, गारो गैप कहते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया इसके अंतर्गत। ठीक है, ये गारो गैप है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मालदा गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मालदा गैप।
मालदा गैप कहते हैं। ठीक, ये आपको पता चल गया जी। और क्या देखें इसके अंतर्गत, और क्या देखें, क्योंकि पहले से ही हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि गारो खासी जयंती पहाड़ी है, प्रमुख पहाड़ियां हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, प्राचीन पहाड़ चट्टानों से बना हुआ है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, जो गारो खासी जयंतियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो क्या है, जनजाति भी है। क्या है, जनजाति भी है। और ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ी को बताया हूं, तो उसमें से ये भी बताया हूं कि जो खासी पहाड़ी है, क्या है, जो खासी पहाड़ी है, वहीं पे स्थित है क्या, मासिकराम और चेरापूंजी। वहीं पर क्या करते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वहीं पर क्या करते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है। औसतन वर्षा की बात की जाए, सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए, तो वही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं वो गोल आकार में है। किस आकार में है, यहाँ पे ऐसा टाइप से है पहाड़ी। तो यहाँ पे जब हवा जाएंगे, क्या जाएगा, बादल जाएंगे, वर्षा जाएंगे, तो यहाँ पे जो मानसून जाता है, तो यहाँ से घूम घूम कर रह जाते हैं और यहीं पास वर्षा करते हैं, इनसे बाहर नहीं निकल पाता। यही कारण है कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, ये जो शिलोंग का पठार है, क्या है, मेघालय का पठार को शिलोंग का पठार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि शिलोंग रेंज सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी क्षेत्र है। ठीक, इस वजह से बोलते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिए, यहाँ पे जो पठार है, यहाँ पे जो पठार है शिलोंग के पठार, इसका जो सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात की जाए तो नॉकरेक होगा। कौन सा, नॉकरेक होगा। ठीक, ये होगा, कौन सा, नॉकरेक। ये आपको पता चल गया। अगर मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी पूछे तो वो कौन सा है, नॉकरेक है। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। मालदा गैप के बारे में भी आपको मैं बता दिया हूं। ठीक है, इसका जो निर्माण भी हुआ है मालदा गैप का, वो धसाव के कारण हुआ है। किसके वजह से, धसाव की प्रक्रिया की वजह से हुआ है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और ये जो नदी है, ये जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, अपने साथ अवसाद लाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी का जमाव हो गया, इस वजह से क्या हो गया, धंस गए। ठीक, और यहाँ पे मिट्टी का निर्माण होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेल्टा देखने को मिलेगा, डेल्टा के मैदान वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखे कौन सा, अगला हम लोग देखें कौन सा, ये तो हम लोग देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा, दक्षिण वाले इलाके में आते हैं। ये कौन सा है, दक्कन का पठार। अगर दक्कन की पठार की बात करूं, तो ये दक्कन का पठार कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें से हम लोग तीन भाग में इसे डिवाइड करते हैं। कितने भाग में, तीन भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें से ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तेलंगाना का पठार। ठीक, ये हो जाएगा कर्नाटक का पठार, और ये हो जाएगा दक्कन ट्रैप। कौन सा हो जाएगा, तो दक्कन ट्रैप हो जाएगा, जो कि त्रिभुजाकार रूप में है। कौन से रूप में है, त्रिभुजाकार के रूप में है। ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक, ये इस प्रकार से रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक, इतना आपको पता चल गया भाई। और ये जो दक्कन का पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान है, इस वजह से काली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाएगी। तो काली मिट्टी पाई जाएगी, तो यहाँ पे कृषि कार्य कौन सा होगा, कपास की। कौन सा होगा, कपास की, गन्ना का यहाँ पे होगा। ठीक, इतना आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। उत्पादन किसका होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कपास होगा। कौन सा होगा, कपास होगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, क्या बात की जाए, यहाँ पे प्रमुख नदी की, तो ये हो जाएगा गोदावरी, ये हो जाएगा कावेरी, ये हो जाएगा कृष्णा, ये देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपको देखने को मिल जाएगा जी। और इस पहाड़ी के अंतर्गत, इस पठार के अंतर्गत प्रमुख पहाड़ी की बात की जाए, तो प्रमुख पहाड़ी के अंतर्गत आ जाता है समतला अजंता पहाड़ी। कौन सा, अजंता पहाड़ी, सतमला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, सतमला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है, बालाघाट की पहाड़ी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ठीक, कर्नाटक की अगर स्पेशल बात करूं, कर्नाटक की पठार की अगर स्पेशल बात करूं, तो कर्नाटक की पठार पश्चिमी घाट से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके भी अगर ऊंची चोटी अगर देखें, तो बाबा बुदन, क्या है, बाबा बुदन की पहाड़ी है। क्या है, बाबा बुदन की पहाड़ी है। ठीक है, अब बाबा बुदन की सबसे जो ऊंची चोटी है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा, बाबा बुदन की, किसका है,
हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक के पठार की, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है बाबा बुदन चोटी, ठीक। और कहीं कहीं पास एटलस जो ऑक्सफोर्ड है, एटलस है, कौन सा ऑक्सफोर्ड एटलस है, उसमें क्या लेते हैं, उसमें कुद्रेमुख को लिया जाता है सबसे ऊंची चोटी में, ठीक। इतना आपको पता चल गया जी। तो बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन से होगा, कुद्रेमुख होगा। इतना आपको पता चल गया। और क्या फेमस है इस वजह से देखें तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, किस लिए, लौह अयस्क के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक लौह अयस्क क्या है, भंडारण देखने को मिलता है बाबा बुदन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ठीक। इतना आपको पता चल गया। वही अगर देखें आंध्र की पठार की, इसको आंध्र की पठार की अगर बात की जाए तो आंध्र के पठार के अंतर्गत हम लोग देखें तो आंध्र के पठार के अंतर्गत ये जो रायलसीमा वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, रायलसीमा वाला जो क्षेत्र, हाँ, रायलसीमा यहाँ भी आ गया और रायलसीमा की पहाड़ी यहाँ पे आ गई। तो रायलसीमा की पहाड़ी की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति भवन वाला होगा, ठीक। वही अगर रायलसीमा पठार के अंतर्गत बात की जाएगी तो रायलसीमा का पठार कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में होगा जी, ठीक है। इनका विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, ये जो तेलंगाना का पठार है वही हमें देखने को मिलेगा रायलसीमा की पहाड़ी, रायलसीमा की पहाड़ी बोल दिया उस वजह से रायलसीमा के पठार, ठीक है। दोनों को शामिल कर देते हैं और दोनों को शामिल करने के बाद बोलते हैं कौन सा, आंध्र का पठार, ठीक। इतना आपको पता चल गया। जो कृष्णा नदी है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी के जो दक्षिण में स्थित है, कृष्णा नदी के दक्षिण में जो स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृष्णा नदी के जो दक्षिण में स्थित है उसे हम लोग रायलसीमा की पहाड़ी कहते, पठार कहते हैं, क्या कहते हैं, रायलसीमा का पठार कहते हैं, ठीक है। वही अगर उत्तर क्षेत्र में स्थित है, कृष्णा नदी के उत्तर क्षेत्र में स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं तेलंगाना का पठार, क्या बोलते हैं, तेलंगाना का पठार बोलते हैं। और यही पास क्या है, यही पास है कोलेरू झील, क्या है, कोलेरू झील है, क्या है जी, कोलेरू झील, कोलेरू झील है। और ये जो कोलेरू झील है यह विश्व का, एशिया का ना, विश्व बोल दिया, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा दलदली भूमि क्षेत्र है, क्या है, एशिया की सबसे बड़ी दलदली वाला भूमि क्षेत्र है, ठीक। ये आपको पता चल गया। तो ये हो गया सभी पठार क्षेत्र, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का, पठारों का पठार किस लिए कहा जाता है ये सब आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं, बहुत सारे पठार हमें देखने को मिलता है, इस वजह से प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। और आज हम लोग पढ़ चुके हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कौन सा अगला प्राकृतिक विभाजन जो होने वाला कौन सा है, द्वीप समूह, क्या होने वाला है, द्वीप समूह, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।